इस दुनिया में आदमखोर बहुत से हुए, लेकिन एक ऐसा आदमखोर हुआ जो बाद में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, एक सम्माननीय व्यक्ति बन गया। ना ही जेल में रहा और ना ही उसे लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं, बल्कि वो अपने आदमखोर होने की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। उसने 19 किताबें लिखी। उसने पहली किताब में ही अपने पहले इंसान जिसको उसने खाया, उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी ज़िंदगी लिख डाली। आज वो आदमी 70 साल का है और जापान में रहता है। वो बेहद अमीर है क्योंकि वहाँ वो एक सेलिब्रिटी की तरह जाना जाता है। उसने कई फ़िल्मों में काम किया, कई टीवी सीरियल्स में काम किया। तो चलिए आज इसी की कहानी शुरू करते हैं। ये किस्सा शुरू होता है 13 जून 1981 में फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस के एक इलाके जिसका नाम है बोइस दी बुगला लेक, जहाँ एक लेक है, लेक इन फायर। ये यहाँ की सबसे बड़ी लेक है। एक शाम एक बुजुर्ग दंपति यहाँ पार्क में टहलने आए होते हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक गाड़ी रुकी, जिसमें से एक एशियाई मूल का दुबला पतला सा आदमी उतरा। हाइट बेहद कम थी, बहुत ही कमजोर था। इन्हें उस आदमी को देखकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो जितना दुबला पतला दिख रहा था उस हिसाब से उसने टैक्सी में से दुगने वजन के 2 बैग निकाले थे। उन्हें लेकर झील की तरफ बढ़ने लगा। कुछ मिनटों में ही वो वहां से गायब हो गया। कहीं किसी को नजर नहीं आया। उन दोनों पति पत्नी को इस आदमी पे पूरी तरह से डाउट हो चुका था। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, उसे ढूंढने लगी, लेकिन वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। हाँ, झील के किनारे 2 बैग जरूर मिले जो झील में तैर रहे थे। पुलिस बैगों को बाहर निकालती है। एक में इंसानी शरीर के टुकड़े मिलते हैं और दूसरे बैग में एक इंसानी सर मिलता है। उस सर को देखने से ही पता चल रहा था कि वो एक लड़की का सर है। अब पेरिस पुलिस के लिए ये मुसीबत थी कि पूरा शरीर कटा फटा हुआ था, आदमी गायब। अब पुलिस उस आदमी का हुलिया पूछताछ करते हुए बुजुर्ग के पास पहुंची। बुजुर्गों को जो भी पता था वो उन्हें बता चुके थे। टैक्सी का पता निकाला गया। कुछ देर की मेहनत के बाद पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर तक पहुंच गई। टैक्सी वाला पुलिस को बताता है कि वो एक शख्स झील तक लेकर गया था। टैक्सी वाले ने बताया कि उस आदमी के पास 2 बड़े-बड़े बैग थे। उसे देखकर उसने बोला भी था कि क्या इन बैगों में लाश है? तो उस एशियाई मूल के आदमी ने हंसकर टाल दिया और कहा था कि इन बैगों में किताबें हैं। टैक्सी ड्राइवर बताता है कि एक अपार्टमेंट में से उसको वो लेकर आया था। उस अपार्टमेंट में बहुत सारे किराएदार रहते थे, लेकिन एशियाई मूल का एक ही आदमी रहता था, असई सगावा। यही नाम था उसका। असई सगावा, और काफी महंगा अपार्टमेंट था जहां वो रह रहा था। उस अपार्टमेंट में पहुंचकर पुलिस ने डोरबेल बजाई। अंदर से बेहद कमजोर, दुबला पतला सा एक 34 साल का लड़का बाहर आया। दरवाजा खोलकर पुलिस को देखकर उसे कोई घबराहट भी नहीं हुई। पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम ईसई सगावा बताया। पुलिस उससे सब कुछ पूछती रही, वो चुप रहता है। पुलिस घर की तलाशी लेती है। फ्रिज में बचे हुए इंसानी मांस के कुछ टुकड़े मिलते हैं। पुलिस ईसई सगावा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ करती है और वो बताता है कि मैंने उसे मारा है। उसका नाम बताता है। वो एक फ्रेंच स्टूडेंट थी और 2 दिन तक मैंने उसका मांस भी खाया था। उसकी लाश के साथ रेप भी किया था। जो मैं खा सकता था खा लिया, जो मुझसे खाया नहीं गया, मुझे लगा उसे फेंक देना चाहिए। मैंने उसे बैगों में भरकर झील के किनारे फेंक दिया। इस खबर के बाद पूरे फ्रांस में हड़कंप मच चुका था। इस खबर से पूरा अपार्टमेंट सन्न रह गया था। अब उस पर मुकदमा चलना तय था और मुकदमा चला भी। अब आपको लगेगा कि यही सारा सच है, पर इसका सच इससे बहुत पहले शुरू हो चुका था। ईसाई सगावा का जन्म जापान के कोबे शहर में 26 अप्रैल 1949 को हुआ था। ये एक प्रीमेच्योर बेबी था। ये 7 महीने में ही पैदा हो गया। पैदाइश से ये बहुत कमजोर था। अपने बराबर वाले बच्चों के साथ भी बहुत छोटा, बहुत दुबला पतला सा दिखाई देता था। खासकर इसकी टांगें बहुत ज्यादा पतली थी। ये हद से ज्यादा कमजोर था। बचपन में तो इसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन बड़े होते होते इसे एहसास होने लगा कि ये अपनी उम्र के और बच्चों से अलग है। ये सारी बात उसके मन में घर कर गई। ये पढ़ने में अच्छा था। इसने कामापुरा शहर से
अपनी स्कूलिंग और कॉलेज पूरा किया। जब वो 24 साल का हुआ और टोबाको यूनिवर्सिटी में आया, तब इसके अंदर एक चेंज आया। इसे एक लड़की मिली जो जर्मन थी। ये उसका पीछा करने लगा और एक दिन अपार्टमेंट का पता ढूंढकर किसी तरह उसके अपार्टमेंट में दाखिल हो गया और लड़की पर धावा बोल दिया। लेकिन ये इतना कमजोर था कि लड़की इस पर काबू पा ली। पुलिस को फोन कर दी। पुलिस अटेम्प्ट टू रेप के केस में इसे अंदर कर दी। लेकिन ईसाई के माँ बाप बहुत पैसे वाली पार्टी थे, तो पुलिस को पैसे खिला पिलाकर जेल से इसे छुड़वा लिया। वैसे इसके माँ बाप को भी बड़ी हैरानी हुई थी कि इसने ऐसी हरकत की तो की क्यों, क्योंकि ईसाई ने किसी को सच कभी बताया ही नहीं था। खैर, यूनिवर्सिटी पास होने के बाद ये लिटरेचर में पीएचडी करने के लिए पेरिस चला गया। पेरिस में सब कुछ ठीक चल रहा था। पेरिस में इसकी मुलाकात एक फ्रेंच लड़की से हुई जिसका नाम था रेनी हार्टमेंट। ये एक स्मार्ट, लंबी चौड़ी, अच्छी पर्सनालिटी की लड़की थी। एक खास बात, इस लड़की की टांगे बड़ी लंबी लंबी थी। इसकी लंबी टांगों की वजह से ईसाई को इसने अपनी ओर खींचा। लड़की को भी लगा ठीक ठाक है, जापानी है, पढ़ने में अच्छा है। तो धीरे धीरे इनकी दोस्ती और आगे बढ़ गई। इसने एक दिन उस लड़की से कहा कि मुझे फ्रेंच पोएट्री जाननी है, उसे तुम ट्रांसलेट कर सकती हो और इसके लिए तुम मेरे अपार्टमेंट में भी आ सकती हो, तो क्या आओगी? तब 11 जून 1981 की तारीख थी। वो अपार्टमेंट में घूम घूम कर ट्रांसलेट कर रही थी। तब एक मोमेंट आता है जब रैनी की पीठ सगावा की तरफ आ जाती है। इसी पल में वो इंतजार में था। एक लोडेड राइफल निकाली जो पहले से ही उसने तैयार कर रखी थी। रैनी की गर्दन पर रखकर उसने फायर कर दिया। रैनी वहीं दम तोड़ दी और टेबल पर उसका सिर गिर गया। अब खून बहने लगा और खून देखकर सगावा खुद बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद उसे होश आया, उसे खुद भी याद नहीं। रैनी को मरा देखकर अब सोचने लगा, क्या करूं, कैसे करूं। यहीं से सगावा पावर दिखाना शुरू करता है। अब यहीं से ये आदमखोर बनता है। ये आदमखोर क्यों बना? तो जब ये पैदा हुआ, औरों से इसका शरीर एकदम अलग, सबसे ज्यादा इसके पैर पतले थे। जब इसने होश संभाला और अपनी माँ को देखा, तो सबसे पहला ध्यान इसका अपनी माँ की टांगों पर गया। और टांगे देखकर जो पहला ख्याल इसके दिमाग में आया था वो ये था कि काश मैं ये टांगे खा सकता, मैं खा जाऊं, मुझे ये टांगे हर हाल में खानी है। अब जब ये स्कूल गया, कॉलेज गया, तब ज्यादातर जितनी भी लड़कियों को ये देखता, खास तौर पर जिनकी टांगे लंबी होती, उनको देखकर इसे ये ख्याल आता कि काश मैं टांगे खा सकता। यहीं से इसका इंसानी मांस खाने का भूत चढ़ना शुरू हुआ। जब जर्मन लड़की ने इस पर अटेम्प्ट टू रेप का केस लगाया था, दरअसल ये लड़की इससे तगड़ी निकली और शोर मचाकर इसे अंदर करवा दिया। ये बेइज्जती इसके जहन और दिमाग में ऐसी बैठी हुई थी कि ये भूल नहीं पा रहा था। ये बातें उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम थी। बचपन से ही लंबी लड़कियों की लंबी टांगे खाने का पागलपन इसके सर पर सवार था। ये चलता फिरता आदमखोर इतने शहरों में खुला घूम रहा था। इसकी ये बचपन की पाली हुई सनक थी जो इसके दोस्त रैनी हार्टमैन के जरिए पूरी हुई। अब वो उसकी लाश को बेड पे लिटाता है और सीधे उसकी टांगों को खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो उठता है, मुंह हाथ धोता है और कपड़े बदलकर बड़े वाले मटन काटने के छुरे लेकर मार्केट से आता है और घर आकर टांगों का जितना मांस काट कर वो खा सकता है आ जाता है। और उसे कितने सालों के बाद सुकून मिला ये तो वही जानता है। उसने अपनी किताब में इसका जिक्र खुले तौर पर किया है। उसने उस लाश के साथ रेप भी किया। अगले 48 घंटे में उसने जितना इंसानी मांस खाना था खाया। फिर बाकी बची लाश को 2 बैगों में भर के झील के किनारे फेंक कर आ गया, जिससे कि उसकी बदबू अपार्टमेंट में ना फैले। लेकिन वो पकड़ा गया। फिर पुलिस केस हुआ। पुलिस और कोर्ट ने इसकी कहानी सुनी तो कहीं ना कहीं कोर्ट को लगा कि ये मानसिक तौर पर सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये कहानी सुना रहा था वो कोई आम इंसान इस तरह चर्चा नहीं कर सकता। तो ये सीधे मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया। फिर कुछ दिन वहां गुजारने के बाद फ्रांस के लोग इस पर बात करने लगे, क्योंकि ये वहां का सबसे मशहूर केस बन चुका था। पब्लिक कहने लगी कि हमारे टैक्स के पैसे पर कब तक इसे पालोगे, कब तक अंदर रखोगे। फिर कुछ वक्त के बाद सगावा के माँ बाप, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, तो वो एक नामी वकील करने
के बाद वो वकील दलील देता है कि अगर आप कह रहे हैं कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो हम इसे क्यों ना जापान के पागल खाने में ही डाल दें, वहीं रखें। इधर फ्रांस सरकार भी इससे किसी तरह पीछा छुड़वाना चाहती थी, तो फिर इसे वहां से रिहा कर दिया गया और जापान भेज दिया गया, जहां जापान के पागल खाने में उसे डाल दिया गया। कुछ दिन वो वहां भी रहा। जापान वो पहुंचा उससे पहले उसकी सारी कहानियां वहां पहुंच चुकी थी। वो काफी टाइम मेंटल हॉस्पिटल में रहा। फिर 12 अगस्त 1986 आता है। 5 साल पहले इंसानी लाश खाई थी। अब मेंटल हॉस्पिटल उसको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि अब ये ठीक है। 1986 तक उसे जापान कैनिबल किलर के नाम से जाना जाने लगा था, लेकिन बाहर आने के बाद वो पूरी तरह बदल चुका था। बाहर निकलकर उसने सबसे पहले एक किताब लिखी, जिसमें उसने रैनी का मांस खाने की और अपनी सनक के बारे में बात की। उसकी ये किताब जापान की बेस्ट सेलर बुक बन चुकी थी। उसने कई नॉर्मल फिल्म, पॉर्न फिल्मों में भी काम किया। धीरे धीरे उसका स्टेटस एक सेलिब्रिटी का हो गया। लोग इस स्कैनेबल किलर के स्टेटस को भुनाने लगे। कभी रैनी हार्टमैन को कभी इंसाफ नहीं मिल सका। आज उसकी उम्र 70 साल है।